अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द नावल प्लेटफॉर्म। हम हैं आपके राइटर अथरीबा अफसर और आपसे काफ़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है और इंशाल्लाह नहीं बल्कि अब काफ़ी देर बाद ही यूएनपी पे मुलाकात होगी क्योंकि हम अपने दूसरे चैनल पे नावल देंगे। सो आई मिस यू गाइस रीडर्स, जो भी यूएनपी के हैं जो नावल को रीड कर रहे थे। तो मेरा सनम को आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया, हम बेहद ज़्यादा खुश थे। हमें लग नहीं रहा था कि हमारे नावल को इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, वो भी यूट्यूब पर। तो लेकिन नहीं, आपने हमें झुटला दिया और इस बात की हमें खुशी है कि हम झुटलाए गए हैं। हम नावल को खुद रीड आउट करने लगे। अगर आप खुद करना चाहते हैं स्क्रीन पिक करें, वॉल्यूम डाउन करें, खुद रीड कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये थोड़ी सी मिस्टेक है, किस नंबर 23 लिखा हुआ है जबकि किस नंबर 24 लिखना था। जल्दी में लिखा नहीं गया, तो किस नंबर 24 है और ये लास्ट एपिसोड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि लास्ट एपिसोड वो भी इतनी जल्दी, अभी तो किसी में भी कुछ ठीक नहीं है। तो हम आपको थोड़ा सा शौक देने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि जो ये एपिसोड है ना, इसमें कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आपको नावल की समझ नहीं आएगी। ये स्टार्ट लेते हैं प्यारे प्यारे रीडर्स। मेगा लास्ट एपिसोड, नावल तो मेरा सनम, किस नंबर 24, इस कलम अरीबा अफसल। ऑल राइट रिजर्व टू द नावल प्लेटफॉर्म एंड अरीबा अफसल नावलिस्ट। दिलो दिमाग पर इस वक्त इस जालिम इंसान की बातें छाई हुई थी। बातों से तो ज़्यादा इसका लहजा हावी हो रहा था। पहली बार लीज़ा को लगा वो बहुत गलत कर चुकी है। इसके दिल में तकलीफ़ उठी थी, दिल जैसे फटने को तैयार था। भाई मुझे ममानी की तरफ छोड़ दें, मुझे कुछ काम है। वो स्पार्ट अंदाज में गाड़ी चलाते हुए जिदान की जानिब एक नज़र देखती बोली थी। आंसू गालों पर बह निकले तो चेहरा खिड़की की जानिब कर लिया। करीब रहकर भी तकलीफ़ देता है, दूर रहकर भी दर्द देता है। आखिर वो शख्स इससे चाहता क्या था? वो सोच कर रह गई। गाड़ी में घुटन सी महसूस हुई थी। वो घर जाकर अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी, मगर वो ममानी के घर जाकर कहेगी क्या? लीज़ा के कुछ भी करने ना करने से आखिर इस शख्स को इतना फ़र्क क्यों पड़ता था? क्या दिल ने इसे मजबूर कर दिया था? कहते हैं साथ रहते रहते इंसान को बेजान चीज़ों से भी लगाव हो ही जाता है। वो तो इसकी बीवी थी। लीज़ा ने बुरी तरह लब कुचलते सर झटका। ऐसा नहीं हो सकता। वो शख्स और इससे मोहब्बत नहीं, वो इससे घटिया लड़की समझता है। शायद आज अगर वजदान ना आता तो अफान इसका कत्ल कर देता। वो सिसक कर रह गई थी। गाड़ी झटके से रुकी। इसने सर उठाकर सामने देखा। वो पहुंच चुकी थी। अफान अपने घर होगा और इससे सामना करने की अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो बगैर वजदान को कुछ बोले गाड़ी से उतरी और तेज़ कदम लेती अंदर बढ़ गई। अंदर आते ही वो सीधा इस कमरे में गई जो इसे और इसकी माँ को मिला था। दरवाज़ा लॉक करते वो बेड पर ऊंधे मुँह घिरी थी। आंखों में कब से ठहरा गर्म स्याल बहता तकिए में जज़ब होने लगा। क्यों अपनी अना इस ज़िद्दी शख्स को इतनी अजीज़ थी? क्यों आखिर वो इससे इतनी नफरत करता था? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था इसने अफान का? सर में उठती शदीद लहर, दर्द की लहर को फरामोश किए वो सोच कर रह गई थी। वो आंसू पोंछती एक पुराना सूट लेकर वाशरूम में बंद हो गई। फ्रेश होकर बाहर निकली तो कुछ बेहतर फील हुआ। वो अब वहाँ नहीं जाएगी। लीज़ा सोच चुकी थी वो अब मज़ीद खुद को अजियत नहीं देगी, ना ही इस शख्स की आंखों में उभरने वाली सुर्खी की वजह बनेगी। वो बाहर निकली जहाँ ममानी सोफे पर बैठी थी। इसे देख हैरान हुई। तुम कब आई? वो हैरत से पूछने लगी तो लीज़ा थके हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई। वो जानती थी ममानी इसे कुछ नहीं कहेगी, वजह वो अना रखने वाला मगरूर इंसान था। थोड़ी देर पहले शायद आप अंदर थीं। वो संजीदा लहजे में बोली तो ममानी ने इस बात में सर हिला दिया था। ये तुम्हारे गले पर निशान कैसा है? ममानी खोजती नज़रों से देखती बोली तो लीज़ा फ़ौरन वहाँ से उठी। नसरीन बेगम चौंक गई। वो कैसे भूल सकती हैं इन निशानात को जो कई जगह वो तपती भट्टी की मुतरादिफ शख्स से दे चुका था। वो कुछ नहीं, मच्छर ने काट लिया होगा। इंतहाई फजूल बहाना था। उन्होंने आंखें छोटी किए से देखा। वो सुबकी से वापस सोफे पर बैठ गई। अब फ़ायदा क्या था छुपाने का? लीज़ा? पीछे से उभरने वाली आवाज़ पर लीज़ा ने मुड़कर देखा। फ़ाहद खड़ा था। वो कई लम्हे इसे खाली नज़रों से देखती रही। अपनी मोहब्बत को हासिल करने की इस शख्स में हिम्मत ना थी और दूसरी तरफ अफान था जैसे किसी दूसरे के साथ देख चल भुन जाता और गलत भी इसे ही समझता था। वो सर झटक गई थी। सोफे से उठते वो बिल्कुल इसके सामने खड़ी हो गई। कहीं और चलकर बात करें, धीमी आवाज़ में कहते वो इसके चेहरे को देखने लगी। इसके बात पर सर इस बात में हिलाते इसने बाहर की जानिब इशारा किया। लीज़ा बाहर जाकर इसकी गाड़ी में बैठ गई।
जबकि वो भी जल्दी से गाड़ी में बैठा। पीछे नसरीन बेगम हनुक्कों की तरह इन्हें जाता देखती रही थी। तुम ठीक हो? वो कदरे ठहरे हुए लहजे में बोली थी। तो तुम्हें याद है? वो हाथों को बाहम जोड़े बोला। लीसा ने सर झुकाया। इसी की वजह से हर एक को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो नाखून से टेबल की सतह को खरोचते हुए अफसुर्दा लहजे में बोली। कम ऑन लीजा, तुम मेरी कज़न हो। आखिर मैं तुम्हारे काम नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? वो मुस्कुराकर कहता लीजा का हाथ खींच अपने हाथों में ले गया। इसने फ़ौरन नज़रें उठाकर फ़ाहद को देखा। अगर यहाँ वो आना परस्त होता तो आज फ़ाहद की लाश यहाँ से बाहर निकलती। वो बुरी तरह झुंझलाई। मुझे तुम पर यकीन है, ज़रूर कोई वजह रही होगी जो तुमने ऐसा किया, और जहाँ तक मुझे लगता है वो वजह तुम्हारा शौहर ही हो सकता है। वो ठहर कर बोला तो इसने देखा लीजा का चेहरा करब से सुर्ख पड़ने लगा था। ना चाहते हुए भी लीजा की आंखों से आंसू बहकर गाल पर लुढ़क आया। अरे तुम रो क्यों रही हो यार? बेतकल्लफ़ी का मुजाहरा करते हुए हाथ से इसके आंसू साफ करने लगा। लीजा फ़ौरन चौंकी, सराहियत से अपने चेहरे पर हाथ रखा और खुद आंसू साफ किए। सब मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ तुमसे फ़ाहद। दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शख्स दोबारा ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएगा। कुछ सोचते वो अटल लहजे में बोली थी। फ़ाहद धीमा सा मुस्कुराया। वो इस बात में गर्दन हिलाई थी। मैं खुला लूँगी इससे, ना मिली तो केस करूँगी। वो लब पीछे गोया हुई थी। फ़ाहद ने चमकती नज़रों से इसे देखा। मैं अभी भी तुम्हारे इंतज़ार में हूँ। वो वापस से इसके हाथों पर दबाव देता बोला तो लीसा ने इसकी जानिब देखा। वो कुछ पल इसे देखती रही थी। तुम बस अपना ख्याल रखो, इससे बचकर रहो। मुझे वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं लगता। फ़ाहद कहता बुरा मुंह बनाकर हंसा। वो लीजा 2 पल के लिए हंसती। मुझे अब चलना चाहिए, वो मुस्कुराकर कहती उठ खड़ी हुई थी। मैं छोड़ आता हूँ, तुम अकेले कैसे जाओगी? वो जल्दी से उठता बोला। वो कोई मौका जाने नहीं देना चाहता था। लीजा ने हाँ में सर हिलाया और आगे की जानिब चलने लगी थी। ऐसा क्यों करते हो तुम? वो दोनों बेड पर आड़े तिरछे लेटे थे। कमरे में नीम तारीखी थी। लहू रंग आंखें इसने छत पर गाड़ी थी। समझ से बाहर है। वो बात को टाल गया तो वजदान ने सर घुमाकर इसे देखना चाहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो उठकर बैठता दबी आवाज़ में घुरा उठा था। क्यों तुम जिंदगी इस कदर तंग कर रहे हो? अफान, आखिर गलती क्या है इसकी? वो इसे देखता बुरी तरह दांत पीसते बोला, मगर मुकाबल के सुकून में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। हाल बता इस वजूद को सोचते इसकी आंखें मज़ीद सुर्ख हो गई, जबड़े पींच लिए गए, क्योंकि वो इसी लायक है। वो लब पीछे बोला था। इसके दिल में दर्द का समुंदर बसा हुआ था। वो अपनी तपती आग किसी पर अंधेल कर इसे तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसलिए लब सी गया था। वरना वो तो अफान राजपूत था, मगरूर इंसान। और तुम किस लायक हो? आखिर को तुम्हें तकलीफ क्या है? अगर इसके साथ ऐसा ही करना है तो आज़ाद करो इसे, और जहाँ मर्जी जाए, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वजदान इस बार धाड़ा था। इसकी समझ से बाहर था अफान का लहजा। जबकि वजदान की ऐसी बातों ने कब से इसके अंदर दहकती आग को हवा दी, तो शोला ज्वाला बना उठ खड़ा हुआ। नहीं दूंगा इसे आज़ादी में, नहीं चलने दूंगा इसकी मर्जी में। वो गुस्से से तेज़ होती सांसों के दरमियान घड़ीचते हुए बोला। माथे की रगें दरजा उभर कर फटने को तैयार थी। वो लब सख्ती से एक दूसरे में प्रविष्ट कर गया। क्यों? आखिर बताओ मुझे, क्या वजह है? वजदान इसके कसरती बाजू पर दबाव देता चीखा। इसकी चीख से होती बुलंद आवाज़ अफान का दिमाग घुमा गई थी। मोहब्बत करता हूँ मैं इससे। गुस्से पर काबू न पाते वो घुरा उठा था। इसके बाद पर वजदान ने हैरत से इसके सरक पड़ते चेहरे को बगौर देखा। नीली रोशनी में इसके चेहरे पर उलझन ज़दा शिकने वाज़िया थी। इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। काश लीजा इस वक्त यहाँ मौजूद होती। वो शख्स इससे मोहब्बत करता था। ये कैसी मोहब्बत थी इसकी कि वो अपने महबूब को कांटों पर घसीट खुद फूलों की रात चुन लिया करता था। ये कैसा दिल था इसका? क्या वो मोहब्बत थी इसकी या जिद? क्या कहा तुमने? कई पल की खामोशी के बाद वो इसे देखते वापस से अजीबोगरीब सिलसिला कलाम छोड़ गया। कुछ नहीं कहा। वो अपने गिर्द वापस अपनी खोल चढ़ाए वो बेड से उठ खड़ा हुआ था। वो वजदान से अब नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो इस परी पैकर को बिलाजवाब बातें सुनाता था। कितनी कोशिश की कि इस लड़की से मोहब्बत का मीम भी ना हो, मगर हाय वो रोग जो इसके सीने में पल रहा था ज़ुबान के कफल तोड़ता बाहर निकल आया तो जैसे अपनी ही नज़रों में घिर गया था। वो तुम मोहब्बत करते हो इससे? पता है मोहब्बत में पहला लफ्ज़ हिफाजत का आता है, इज़्ज़त का आता है। जहाँ महबूब को लगे कि अगर पूरा जहाँ भी इसके ख़िलाफ़ है तो इसको चाहने वाला इसके साथ होगा। मुहाफ़िज़ लफ्ज़ समझते हो तुम? मुहाफ़िज़ लोग आस्तीने नहीं चाक किया करते मियाँ। वो इसे देखते गहरे तंज से बोला तो अफान ने लब पीस लिए। वो आखिर बोला ही क्यों था इसके सामने?
پیسوں سے تم اب ذرا مجھے محبت خرید کر دکھاؤ. بہت مغروریت ہے نا تم میں, اب ذرا روب جھاڑ کر دکھاؤ. اسے مسلسل خاموش پا کر وہ ضد چھوڑتے بولا تھا. تم اسے ہار چکے ہو عفان, اب بس کھوکھلا رشتہ ہے اور مجھے لگتا ہے وہ بھی توڑ دے گی. وہ ٹھنڈی آہ بھرتا بولا کہ عفان نے بے ساختہ پلٹ کر شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا. ایسا کبھی نہیں ہوگا, سمجھے آپ, وہ مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا, میں جان سے مار دوں گا اسے. وہ شدت سے سرخ ہوتے چہرے سمیت سرد ترین آواز میں بولا کہ وجدان نے لب پینچ لیے تھے. موبائل پر سے آتی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا. موبائل اوپن کر کے بیزاری سے دیکھا تو آنکھوں میں خون اترتا چلا گیا. ایک نمبر سے میسج تھا جہاں فہد اور لیزا کی بہت سی اینگل سے پکس تھی, جہاں وہ کبھی اس کے چہرے کو چھو رہا تھا تو کبھی ہاتھوں کو, جبکہ لیزا بھی اسے دیکھ مسکرا رہی تھی. عفان نے تپتی نظروں سے ان سب پکس کو دیکھا. دل جیسے کسی نے آگ میں جھونک دیا ہو. شدید غصے سے اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے. اس نے آخر میں بھیجی گئی ویڈیو پلے کی جہاں لیزا اس سے خلا کی بات کر رہی تھی اور پھر فہد اسے ایک طرح سے پرپوز کر رہا تھا. لیزا کو کچھ نہ بولتے دیکھ سینے میں بھڑکتے الاؤ پر مزید جلن ہوئی تھی. آنکھیں حد درجہ سرخ ہوئی تھی. وجدان اسے اس طرح دیکھ پریشان ہوا. جبڑے پیچھے وہ بہت تیز غصے میں لگ رہا تھا. جلد ہی نکاح کی دعوت دوں گا. مذاق اڑاتا میسج دیکھ عفان کے صبر کی برداشت ختم ہوئی تھی. وہ بھاری قدم اٹھاتا آگے بڑھا تھا جب وجدان راستے میں حائل ہوا. تم ادھر ہی رہو گے؟ وہ اسے دیکھتے بولا جو اپنا آپا کھو رہا تھا. ہٹ جائیں بھائی, اس لڑکی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, میں جان سے مار دوں گا اسے. وہ غصے سے پھنکارتے بازو سے اسے سائڈ کرتا کمرے سے باہر نکل گیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے. وہ کمرے سے باہر عفان کے پیچھے نکلا تھا جب کیتھرین نے اس کا راستہ روک لیا. وہ سینے پر بازو باندھے بولی, میرے پاس ابھی وقت نہیں. سرد مہری سے کہتے وہ جانے کے لیے قدم بڑھانے لگا تھا. مجھے لگا ایما کے لیے تم ہر بات سن سکتے ہو. وہ طنزیہ کہتی اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے لگی تھی. پل میں اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی. آنکھوں میں نہ جانے کیا کچھ نہیں ابھرا تھا, تلخی, خوف, محبت اور پتہ نہیں کیا کیا. چلو یہاں سے. وہ غصے کی انتہا کو چھوتے اس کا بازو پکڑے ایک کمرے میں لے گیا تھا. تمہاری اس بکواس کا مطلب؟ وہ لب پیچھے بولا تھا. کیتھرین نے دل جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی. تم اتنے ریلیکس کیسے رہ سکتے ہو؟ کیا ایما کی تمہاری لائف میں کوئی ویلیو نہیں تھی؟ کیتھرین چیخ کر بولی کہ باہر کھڑی اس لڑکی کے دل میں سناٹا بھرپا ہوا. قدم وہیں تھم گئے. کیا تم اس لیے پاکستان آئی تھی؟ وہ بات بدلتا سرخ ہنگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتا بولا. میں دیکھنے آئی تھی کہ ایما کا قاتل کیسے زندگی گزار رہا تھا. وہ طنزیہ بولی. وجدان نے ایک ساکت نظر اس پر ڈالی جبکہ باہر کھڑی سنم کی سانسیں خشک ہوئیں. what the hell, اپنی بکواس بند کرو. وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا. اس کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا. میں بکواس کر رہی ہوں یا تم؟ اپنی اس بیوی کے پیچھے دوانوں کی طرح گھوم رہے ہو. کیا میری بہن سے جو تمہیں عشق تھا وہ دکھاوا تھا یا صرف جسموں کا سودا؟ کیتھرین چیخی جبکہ وجدان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ آنکھیں زور سے میچ گیا. اس کا دماغ پھٹ رہا تھا. باہر کھڑی سنم نے دیوار کا سہارا لیا تھا. اتنا بڑا دھوکہ. اس دن اس کی باتیں سب مذاق نہیں تھا. مذاق تو وہ بن چکی تھی. بامشکل گلے میں پھنسے پھندے کا گلا گھونٹا. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ. وہ غصے سے کمرے کی چیزیں زمین پر پھینکتے تہس نہس کر گیا تھا. کیا تم نے نہیں مارا اسے؟ ایک پل کو کیتھرین کے ہوش لرزے مگر پھر وہ اسے زج کرتے بولی تھی. نہیں ہوں میں قاتل, نہیں مارا میں نے اسے, محبت کرتا تھا میں اس سے. وجدان غصے سے پھنکارا تھا. اس کی نسوں میں دوڑتے خون نے گرم جوشی پکڑی تھی. وجدان. باہر کھڑی لڑکی آنسو زمین پر گرے. وہ منہ پر ہاتھ رکھتی وہاں سے بھاگ گئی. دل میں چبھن کا احساس بڑھ گیا. اسے لگا تھا وہ شخص جسے صرف اس کا ہے مگر نہیں, وہ تو کسی اور سے عشق و وفا کے وعدے کر چکا تھا. وہ شخص کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا چکا تھا اور وہ بن بھی گئی تھی. محبت کرتے ہیں تو داب وفا بھی سیکھو. فارغ وقت کی بےقراری کو محبت نہیں کہتے. کمرے میں بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. اس کا شوہر اس کے جذبات کا قاتل تھا. وہ تو ویسے بھی قتل کر چکا تھا. کیوں آخر؟ کیا سچائی تھی اس راز میں؟ آنسو بغاوت پر اتر آئے تھے. سینے میں دل دیواروں سے ٹکرانے لگا تو وہ زمین پر سر رکھے تڑپ کر رو دی. غم بے حد تھا. وہ اٹھی بوجھل قدم لیتی الماری تک گئی. کچھ کاغذات اٹھائے اور کمرے پر ایک نظر ڈالی. قلم سے چند لکیریں گھسیٹی. سانسیں کم پڑنے لگی تھی.
दिल फरेब मगर जख्मी मुस्कुराहट ने इसके लबों के साथ दिल को भी छलनी कर दिया। वो बाहर निकल गई, बिखरे बाल, अपने गिरदे काले रंग की शाल ओढ़े वो मरे हुए कदमों से निकलकर कमरे से दूर जा रही थी। निकल जाओ मेरे घर से, दोबारा यहाँ आने की गलती मत करना। मेरी सनम से मुझे इश्क है और तुम्हारी बहन। वो एक पल के लिए ठहर गया। मैं नहीं जानता वो कौन थी। वो सुरख चेहरा ऊपर उठाए जिबड़े पीछे बोला था। वो कमरे से निकल गया। कैथरीन ने लब पीछे, इसका इरादा तो कुछ और था। वो तो किसी और मकसद के लिए यहाँ आई थी। अब तो कश्ती दरिया के दरमियान में ही अटक गई थी, ना इस पार जा सकती थी ना उस पार। सनम। सीने में होती जलन को कम करते हुए इसका नाम तड़प से पुकार रहा था। वो इसे एक बार सीने से लगाना चाहता था ताकि अंदर बैठा वो कमजरफ दिल सुकून की सांस ले ले। वो कमरे को बेचैनी से देख रहा था जहाँ अलमारी खुली हुई थी। वो आगे बढ़ा, बेड पर पड़े कागजात को देखा, तेजी से पुलट कर देखने लगा था। बेचैनी हद से सवा थी। सर्दी की काली लंबी रात में अजीब वहशत तारी थी। बाहर बादल नहीं गरज रहे थे, बस बिजली चमक रही थी और अंदर इसके दिल में तूफान उठ रहा था। वजदान। सिर्फ मर्द ही नहीं, औरत भी बेवफाई कबूल नहीं करती, और मुझ जैसी लड़की तो ऐसी हमाकत कर ही नहीं सकती। आपके साथ मज़ीद ठहरी तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं यही कहीं ज़मीन पर मुर्दा पड़ी होंगी। इसलिए मैं जा रही हूँ। अपने वजूद के बोझ को उठाए वो भीगी आंखों से इस खत को देखने लगा। इसके जिस्म से जैसे रूह निकल गई हो। वो बेजान सा ज़मीन पर गिरा। सनम, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो ज़मीन पर गिरते बुलंद आवाज़ में चीख पड़ा था। इसे लगा आज मौत वाक़या हो गई है इसकी। वो सब कुछ हार बैठा था। उठने की कोशिश की तो कदम लड़खड़ा गए थे, आंखों से आंसू बह निकले। सनम। वो लड़खड़ाते कदमों से उठा। दिल में कहर बरपा हुआ। वो इसे गले लगाना चाहता था। वो कहाँ थी? मुर्दा कदमों से गिरते पड़ते वो पूरा घर तलाश कर बैठा, मगर इस नाजुक कली की कोई झलक देखने को ना मिली तो आंखों ने भी बगावत कर डाली। आंसू ज़मीन पर बरसने लगे और बाहर बारिश ने जोर पकड़ लिया। सर्दियों की बारिश ने खून मुंजमद कर दिया, मगर वो शख्स खुद के वजूद को घसीटते बाहर निकल गया। बारिश की बूंदें इसके चेहरे को भिगो रही थी। सद शुक्र था आंसू को छुपाने का बायस बन रही थी। सनम। वो अपनी तमाम तर ताकत से चीख उठा था। चमकती ठरठराती रात ने इसके हवास सलब कर दिए। वो पागलों की तरह सड़क पर दौड़ने लगा था। वो इसे पा लेना चाहता था। वो बस इसे खुद के सामने चाहता था, वरना वो बहुत देर हो जाती। घुप अंधेरे में इसके कदम लड़खड़ा उठे थे। वो सड़क पर गिरा, सर पत्थर से जा टकराया तो खून चेहरे पर बहने लगा। आंखें बंद हो रही थी, मगर सर्द नीले पड़ते लौहों पर एक ही जुमला था जो दिल दहला देने वाला था। वो इसके दिल की कैफियत को बयान कर रहा था। सनम, लौट आओ, एक बार देखने दो खुद को। वो सड़क पर ढह गया था। इसे लगा वो मर गया है। अब कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। कब इसको इंतज़ार मेरा था, ये तो बस एतबार मेरा था। कुछ मेरी ही खुशफहमी थी कि शायद इस पर इख्तियार मेरा था। कभी इसकी हालत वैसी थी जैसा दिल बेकरार मेरा था। गमों में कैद कर गया मुझको वही जो गमगसार मेरा था। मैं कैसे भूल जाऊं ऐसा शख्स जो कभी एक बार मेरा था। आ गई तुम? अलमारी के साथ टेक लगाए वो खून छलकाती नज़रों से इसके कमरे में दाखिल होते वजूद को देखते बोला था। लीजा ने फ़ोन कान से हटाकर इसे देखा। वो फाहद से कुछ ज़रूरी बात कर रही थी। इसके चेहरे की जानिब देख वो एक पल को लर्ज़ कर रह गई। वो वक्त इतना ही बोल ली थी। वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। फ़ोन फिर से कान को लगा डाला। अफान ने दांत कचकाते कदम इसकी तरफ किए थे। दिल में बाल उठ रहे थे। इसका फ़ोन छीन वो सोफे पर उछाल गया कि लीजा इसके तेवर देख खौफ से सहम गई। ये क्या हरकत थी? इसकी आंखों में उतरे खून से खौफ खाती वो अटक कर बोली थी, क्यों की तुमने मुझसे बेवफाई? मैं बुरा हूँ, पर क्या मैंने तुम्हारे साथ दगा किया? वो इसके बाजू को दबोचते धाड़ा। पुराने जख्म अभी हरे थे और वो सितमगर नए जख्म लगाने पर तुला था। हाँ की मैंने बेवफाई, बस छोड़ो मुझे। वो गुस्से की शिद्दत से चीखी थी। वो फिर से इस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। इन तस्वीरों और वीडियो को देख ही अफान का दिमाग घूम गया था। दिमाग की रगें फटने वाली हुई पड़ी थी। इसके बाद पर वो बालों में हाथ चलाता पीछे हुआ। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों की मेरी इज्जत न लाम बद किरदार लड़की? वो गुस्से की शिद्दत से धाड़ा के कमरे के दरो दीवार तक लड़स गई। और वही हाल लीजा का भी था। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम जब चाहोगे मुझ पर इल्ज़ाम लगाओगे। वो इसके सुर्ख होते चेहरे को देखते खटी खटी आवाज़ में चीखी थी। दोनों की हालत अबतर हो रही थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि इसका पहला प्यार बेवफाई की इंतहा को पहुंच गया था। मैं
सीने में तकलीफ उठी तो वो बुरी तरह दिल के मकाम को मसलने लगा। इसकी आंखों में सुर्खी छाने लगी थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दो। वो इसे देखते शफाकत पसंदी से बोली थी, ताकि तुम अपने इस आशिक के साथ रह सको। वो दांत पीसते घुरा उठा। वो दिल के हाथों मजबूर था, लेकिन वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। इसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हाँ, मैं जिसके साथ मर्जी रहूं, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो आंखों में आने वाले आंसुओं को आज पीछे नहीं धकेलना चाहती थी। वो रो लेना चाहती थी ताकि कोई कसक इसके दिल में ना रहे। तकलीफ है मुझे, समझी तुम? यहाँ तकलीफ है मुझे। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, और तुम जानती हो जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। मैं नफरत में भी इसे नहीं छोड़ता, तुम मोहब्बत में छोड़ने का कह रही हो? तुम्हें मुझसे सिर्फ मौत ही जुदा कर सकती है, समझी तुम? वो गुस्से से पागल होते चीखा था। लीजा की आंखें हैरत से फट पड़ी। वो लब पींच गई। हलक में कांटे उग गए थे। मोहब्बत में बेवफाई मंजूर नहीं है मुझे। तुम कैसे किसी और को देख सकती हो? कैसे कह सकती हो मुझसे अलग होना चाहती हो? वो आंखों में लाली लिए इसकी जानिब देखते धीमे लहजे में बोला। लीजा अभी भी साकित खड़ी थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इसके रोने में शिद्दत आई। वो समझ चुकी थी कि अफान पागल हो चुका है। शायद वो अपने आपे से बाहर हो रहा था। अभी यहाँ से निकल जाना बेहतर था। ऐसा नहीं बोल सकती तुम, समझी तुम? वो एकदम उठा था कि लीजा खौफ से सहमते पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी। मुझे जाना है, वो घटी घटी आवाज़ में बोली थी। इसके अंदर खौफ फैल गया। अफान की बिखरी टूटी हालत वो कुछ भी समझने से कासिर थी। मुझसे जुदाई फक्त मौत की सूरत है। वो चीखा और अपने पीछे हाथ ले जाते गन निकाल कर रुख इसकी जानिब किया। लीजा की टांगें लरस गई, कदम वही थम के वो फटी फटी नज़रों से इसे देखने लगी थी। नहीं रहना तुम्हारे साथ, वो रोते हुए घबराते हुए लड़खड़ाते लहजे में कहती तेज़ी से 2 कदम पीछे ले गई तो अफान ने ट्रिगर पर उंगली की गिरफ्त सख्त की। मैं मार दूंगा लीजा, वो आंखों में नमी लिए बोला। इसे नहीं पता था वो क्या बोल रहा था। दिमाग तो बस यहीं अटका था, वो इसके साथ नहीं रहेगी। वो अफान अपनी चीज़ों को लेकर हद से ज़्यादा पॉसेसिव था। वो ऐसे कैसे इसे जाने देता? अफान गोली चल जाएगी। वो दरवाजे में खड़ी चीख उठी तो पागलों की तरह सर दाएं बाएं हिला गया। तुम मुझे छोड़ नहीं सकती लीजा, मैं मर जाऊंगा। वो आंखों में नमी को परे धकेलने की कोशिश करता बोला था। इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। गन का रुख लीजा की जानिब था। अगर तुम्हारे साथ रही तो मैं मर जाऊंगी, वो रोते हुए लड़खड़ा कर बोली थी। वो कई साने से देखता रहा। कितनी अजीब बात थी आज। इसे जब इस लड़की से मोहब्बत थी तो वह इससे दूर होने की बात कर रही थी। दिल में इसकी बातें किसी चाबुक की मानित लगी थी। वो पागलों की तरह इसे देखने लगा, जैसे कोई दीवाना अपनी चीज़ को बेइंतहा चाहता है और इसे नहारते ही जाता है, बिल्कुल वैसे ही। और वो ऐसा ही तो था। वो अपनी इन चीज़ों को दीवानगी की हद तक चाहता जिन्हें वो पसंद करता था। लीजा रुक जाओ। वो उल्टे कदमों से तेज़ी से पीछे की जानिब चलने लगी थी। वो दरवाजे के ऐन सामने खड़ी थी। लीजा ने कांपते जिस्म के साथ दाएं तरफ देखा और दूसरी नज़र अफान पर डाली। वो भागने लगी थी। कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। खौफ से जिस्म सफ़ेद पड़ने लगा था। लीजा, वो यकदम इतनी बुलंद आवाज़ में चिल्लाया कि लीजा ने खौफ से सहमते इस पर नज़र डाली थी। अफान ने ट्रिगर पर गिरफ्त सख्त की। वो इसे देखने लगा था। सेकंडों में एक गोली तेज़ी से निकली और सीधा लीजा के सीने में प्रविष्ट हो गई। वो झटका खाकर फटी नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखने लगी, जो खाली नज़रों से इसकी सफ़ेद फराक पर आते खून को देख रहा था। गोली दिल के मकाम में प्रविष्ट हुई थी तो एक सुराख से गर्म खून निकलने लगा था। वो ज़मीन पर गिर गई। धुंधलाई नज़रों सामने देखना चाहा। पल में मंजर घूम गया। वो शख्स भागता हुआ इस तक आ रहा था, जबकि लीजा की आंखें बंद हो गई। वो परिंदे की मानी था जिसे आज़ादी का झांसा देकर एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में मुंतकिल कर दिया हो। गन वही ज़मीन पर पड़ी थी और वो इसके वजूद को यकटुक खड़े देख रहा था। ये क्या किया तुमने? फहद लीजा को देखते शौक की कैफियत में चीखा, जबकि मुकाबल शख्स को लगा वो खुद दफन हो चुका है। इस पर मनो मिट्टी का बोझ है। फहद ने कमरे में देखा। वो अंदर जाता वापस बाहर आया और घुटनों के बल बैठा था, जबकि फर्श पर खून था। इसने लीजा के दिल के मकाम पर हाथ रखा तो हाथ खून से रंग के वो साकित हो गया था। दिमाग में फ्लूज हो गया। वो खुद इसे दूर कर चुका था। पुलिस इंस्पेक्टर यही है, इसने मेरी कज़न को मारा है, गिरफ्तार कर लें इसे। वो लीजा के वजूद से इसे अलग करने की कोशिश करते बोला था। अफान ने सुरख खाली आंखें लिए पुलिस को देखा। अरेस्ट करो इसे। पुलिस इंस्पेक्टर की हदायत पर कांस्टेबल ने इसे हथकड़ी पहनाई। इसे कब हथकड़ी पहनाई से इल्म ही ना रहा था। छोड़ो मुझे मेरी लीजा के पास जाना है, सुना नहीं? छोड़ो मुझे। वो शदीद गुस्से में धाड़ा। भी अम्मा, भुआ, कैथलीन सब ये सब देखते शौक में खड़े थे।
फवाद ने लीजा के वजूद को उठाया और वहाँ से चला गया, जबकि वो पागलों की तरह अपने बालों को नोचता चीखने चलाने लगा था। वो दूर जा रही है, मुझे छोड़ो मुझे, वो धुंधलाई हुई आंखों के दरमियान बोला था। पुलिस वाले इसे पकड़कर ले जा रहे थे। बी अम्मा का दिल दहल कर रह गया। इनका घर पल में बिखर गया था। कुछ मासी की गलतियों ने इसे बेजान कर दिया था। वो इस शख्स को जांचना चाहती थी जो इसके शहराम अंकल ने इसे सजेस्ट किया था, मगर इसका दिमाग दिन ब दिन मायरा की नज़रों पर अटक रहा था। वो जिस अंदाज में अब महावीर को देखती थी, नैन छल भुन जाती। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। वो शख्स उल्टा मतलब लेता था इसका। मुझे क्या जो मर्जी करें। वो हाल में मौजूद सोफे पर बैठी सामने रखे टेबल को देखती बोल खुद से ही बातें कर रही थी। इसका दिमाग मुकम्मल उलझ चुका था। ये मुझे क्या हो रहा है? वो जिसके मर्जी पास जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो बालों में उंगलियां चलाते सर हाथों में गिरा गई। इसके दिल में कसक सी उठी थी। वो शख्स किस तरह मायरा के कमरे में इसके सामने चला जाता था। वो लब काट कर रह गई थी। बुरी तरह बुखलाहट का शिकार हुई तो कदमों के आवाज़ पर सामने नज़र उठा कर देखा। वो यूनानी देवता अपनी पूरी वजाहत से इस तक आया और इसके सामने खड़ा हो गया। ये ले, वो कागजात शीशे के टेबल पर रखते बेजारी से बोला था। नैन ने आंखों में हैरत लिए पेपर्स की जानिब देखा था। तेरे को आज़ाद कर रहा हूँ। अपने जैसे पढ़े लिखे के साथ ब्याह रचा और ऐश कर। वो बाईं आंख दबा कर बोला, मगर इसकी आंखों के कोनों में सुर्खी की रिमक थी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की तुमने? वो तलाक के पेपर्स की जानिब देखते लपीच गई थी। बोलो, क्यों किया ऐसा? वो शिद्दत से चीखी थी। इसकी आंखों में पानी भरने लगा तो महावीर ने रुख फेरा। मेरी तरफ देखो महावीर, क्यों की मेरी लाइफ बर्बाद? ये सब करना था मेरे साथ? मुझे ऐसे दाग से नवाजना था? वो इसका कॉलर पकड़े गुस्से की शिद्दत से फिर से चीखी थी। महावीर ने एक नज़र इसके ज़बत से सुर्ख होते चेहरे को देखा। अपनी रखेल के लिए तुमने ऐसा किया था? वो हाथों की पुश्त से बुरी तरह आंसू को साफ करती अपनी गाल सुरख कर बैठी। वो बुत बना खड़ा इसके हर कारस्तानी को देख रहा था। क्या वो इतनी अजीज है तुम्हें? वाकई किरदार नहीं होते तुम लोगों के। वो जितनी बार आंसू साफ कर रही थी, इतनी बार ही आंसू गाल पर लुढ़क रहे थे। सितम सरफी की इंतहा करती वो गालों को बुरी तरह रगड़ गई कि वो सुरख हो गई थी। बहुत बुरे हो तुम महावीर। इसे कुछ ना बोलते देख वो चीख पड़ी थी। 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने ऐसा किया? वो बदकिरदार लड़की दूसरों के शोर पर डोरे डालती है। वो फट पड़ी थी। गुस्से से दिमाग की नसें फूल गई। और तूने अपने शोर को जलील किया। वो क्या तेरे लिए मजाक समझा है? वो क्या था तेरे लिए मजाक समझाया गया? वो इसे दूर धकेलते बोला था। नैन ने खाली नजरों से इसे देखा। दिल में हलचल सी हुई थी। वो जा रहा था। वो जाने दे, कर दे पेपर पर साइन और मुंह पर मारे इसे। मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगी, समझे तुम? मुझसे अलग होना है तो मुझे अपने मुंह से तलाक दो। वो आंसू साफ करती अटल लहजे में बोली। जाते हुए महावीर के कदम वही रुक गए। वो ज़बत की इंतहा को छूता पलटा और इसके इस जिद्दी लड़की को देखा। वो इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा था। नैन के जिस्म से जान निकल रही थी। दिल बंद होने को था। वो इस तरफ सुरख होती आंखें लिए आ रहा था। क्या वो नैन की कही बात को पूरा करने वाला था? गले में फंदा फंसा था। वह बिल्कुल इसके सामने आकर खड़ा हुआ और लब वाक किए थे। किसका फ़ोन था? वो पीछे खड़े चुंबे से बोली तो ताबिश ने चौंक कर इसकी जानिब देखा। किसी का भी नहीं, आओ। वो उसके हाथों को पकड़े मुस्कुरा कर कहता इसे बेड की जानिब ले गया था। आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं उसके कंधे पर इस्तहाक से सर रखते बोली तो ताबिश ने बुरी तरह माथा मिसला। ऐसी बात नहीं है, हम मेरे घर जा रहे हैं। वो कुछ पल रुक कर बोला तो रूही ने चहकती नज़रों से इसे देखा। सच? वो मुस्कुरा कर बोली। इसके चेहरे पर खुशी की रमक देख वो मुस्कुरा उठा। हाँ जी। इसे अपनी जानिब खींचते अपने ऊपर गिराए वो बेड पर नीम दराज हो गया कि रूही के गाल शर्म से सुरख हुए। कब? वह इसके सीने पर हाथ धरे इसकी आंखों में देखती बोली। आज ही। वो इसे देखते वो मध्यम आवाज़ में बोला था, मगर इसकी आंखों में डराने वाली परेशानी की लकीरें रूही से छुपी ना रही थी। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? वो इसके तरफ देखती आंखें छोटी किए इस्तफसार करने लगी तो इसके बालों में हाथ फंसाए से अपने नीचे कर गया था। हाँ। वो मध्यम सरगोशी करता इसके घने सिल्की बालों में चेहरा छुपा गया कि रूही की धड़कनें इसकी कुर्बत पर बुरी तरह मुंतशिर हुई थी। तो क्या? वो लड़खड़ा कर बोली तो ताबिश ने सुरख होती नज़रें उठाकर इसे देखा। अपनी मोहब्बत। वो आहिस्ता से कहते झुकते इसके लबों को अपने होंठों से छू गया कि रूही के गाल दहक उठे थे। दिल पसलियों में सर तोड़ने लगा। आपकी मोहब्बत पर भी तो सिर्फ मेरा ही हक है। वो इसके गले में बाहें डाले रौब से बोली तो वो धीमा मुस्कुराया।
روحی نے فوراً نظریں پھیری۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ وہ ہمیشہ ہی بے قابو ہو کر سوچتی تھی، وہ تو ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اس کی سانسوں کو پی گیا کہ اس کا دہکتا شدت بڑا لمس پا کر روحی کی جان ہوا ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے نرم لمس میں الجھتا چلا گیا تھا۔ چلو تیاری کرو۔ اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے وہ پیچھے ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر فوراً پریشانی نمایاں ہوئی۔ کوئی تو ایسی بات تھی جو وہ روحی سے چھپا رہا تھا۔ کیا کوئی گہری بات تھی جو روحی کی زندگی بدل کر رکھ دینے والی تھی؟ روحی کا حال اور ماضی کیا پڑے گا روحی پر بھاری؟ کیا وہ جیطان نے کھو دیا ہے صنم کو؟ کیا وہ جیطان زندہ ہوگا؟ کیا لیزا کی موت سہ پائے گا عفان؟ کیا مہاویر نے دے دی ہے نین کو طلاق؟ کیا زمیل لوٹ کر آئے گا روحی کی زندگی میں؟ ایک بار پھر سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ختم شد۔ جلد ملیں گے سیزن 2 کے ساتھ، جہاں کئی راز آپ کا کریں انتظار۔ سیزن 2 کے لیے یوٹیوب پر 17 ڈیٹ کو سنم رے لکھ کر سرچ کریں، یا پھر میرا سنم سیزن 2 لکھ کر سرچ کریں۔